लास्ट क्लास में हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मैं आपको याद दिला दूं कि रजिस्टर मतलब वो कंडक्टर विच हैज़ अप्रीशिएबल रेजिस्टेंस। अप्रीशिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ग्रेटर देन द ट्रांसमिशन वायर। तो ट्रांसमिशन वायर से जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, जिसको हम रजिस्टर बोल रहे हैं, जिसका अप्रीशिएबल रेजिस्टेंस है, उसमें जब करंट एंटर करता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करना पड़ता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, और इस वजह से कुछ एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी किसी और डिज़ायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिस फॉर्म में हम कन्वर्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर अप्लायंस को यूज़ कर रहे हैं। यानी बल्ब में लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, हीटर में हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर किसी और अप्लायंस में वो किसी और फॉर्म में, जैसे फ़ैन है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कह रहे थे कि ये रजिस्टर्स अगर हम प्रॉपरली यूज़ करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू यूज़ देम प्रॉपरली इन एफिशिएंट मैनर, वी नीड टू कंबाइन देम। हमें उन्हें जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि एक पूरा सर्किट आप किसी एक अप्लायंस के लिए नहीं बना सकते। हाँ, आपके घर में अगर 100 अप्लायंसेस हैं तो यू कैन नॉट हैव 100 सर्किट्स। यू विल हैव टू हैव वन सर्किट एंड मल्टीपल अप्लायंसेस आर टू बी यूज्ड साइमल्टेनियसली। अब जब चाहें एक बल्ब जला लें, साथ में दूसरा भी जला लें, साथ में टीवी भी चला लें, साथ में आपका मिक्सर भी चल रहा हो, साथ में रेफ्रिजरेटर, वो तो चलते रहता है हमेशा। फ़ैन भी चलेगा गर्मी होगी तो, एसी चलेगा अगर गर्मी होगी तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक मल्टीपल अप्लायंसेस को साइमल्टेनियसली एक साथ यूज़ कर सकें, उसके लिए वी रिक्वायर द रजिस्टर्स टू गेट कंबाइंड विद ईच अदर। तो किस तरह से रजिस्टर्स को कंबाइन किया जाता है, हमने बात की थी कि देयर आर टू वेज जिसमें हम रजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। या तो हम उनको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर सकते हैं लाइक दिस एंड टू एंड, या उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर सकते हैं। कल हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में उनको कंबाइन करने का सर्किट बना करके ये देखा कि जब सर्किट्स कंबाइन हो जाते हैं, जब रजिस्टर्स कंबाइन हो जाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। अब आप बोलोगे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या और क्यों निकालना है? इसलिए निकालना है कि देखो, एक सर्किट है, उस सर्किट में एक बैटरी है, उस बैटरी का काम है सर्किट के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना या मेंटेन रखना। सर्किट कितना भी बड़ा हो, एंड्स उसके दो ही होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, एक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी हो सकती है सर्किट की, लेकिन उसका सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ये बैटरी या ये सेल है। ठीक है, तो ये तो अपना काम कर रही है, यानी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो ये प्रोवाइड करने वाली है वोल्टेज, वो फिक्स्ड है, और सर्किट में जितना ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से करंट पास होगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस रजिस्टर्स को कंबाइन करने पर बदल जाता है, या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। अब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन को देखें कि अगर आप R1 और R2 दो रजिस्टर्स को आपस में कंबाइन कर दे रहे हो लाइक दिस एंड टू एंड, तो हमने कल देखा कि करंट तो दोनों में सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के एंड्स क्योंकि अलग अलग हैं, ए बी एंड बी सी के बीच में अलग अलग होगा। हमने उनके नाम रख दिए V1 एंड V2, और हमने कहा कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR, तो V की जगह हमने लिखा IRS, S मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। IRS इक्वल टू V1 की जगह रखा IR1, V2 की जगह रखा IR2, I कॉमन लिया, I से I कैंसिल हो गया, एंड वी गॉट द फॉर्मूला RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर मल्टीपल रजिस्टर्स हो तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN, वेयर N इज द नंबर। मतलब अगर ये 100 होंगे तो ये R1 प्लस R2 R100 तक चलेगा, अगर ये 10 होंगे तो 10 तक चलेगा। जितने भी रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड होते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन उन सब रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होता है। यानी रेजिस्टेंस इन अ
सीरीज कॉम्बिनेशन हैज़ टू बी द मैक्सिमम। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V, I वुड बी इक्वल टू V अपॉन आर एस। यानी आर एस इज द मैक्सिमम तो I विल बी द मिनिमम। किसी सीरीज कॉम्बिनेशन में I का वैल्यू जो होता है वो कम होता है, मिनिमम होता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V, बिकॉज R इज द मैक्सिमम, रेजिस्टेंस इज द मैक्सिमम। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कम होगा। क्लियर है ये बात? हाँ, हमने क्या सीखा कि जब एंड टू एंड रेजिस्टर्स को ऐड कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। उनके रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन कर दें उसके बराबर होगा, यानी मैक्सिमम होगा। वो मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा। ठीक, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने का फ़ायदा क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है, ये हम देखें। इसमें कंबाइन करने का फ़ायदा सिर्फ ये दिखता है कि आपके पास में बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि आपकी दिवाली पे आप डेकोरेशन करते हो तो डेकोरेटिव लाइट्स होती है ना, छोटे छोटे बल्ब्स, बहुत छोटे छोटे बल्ब, उन सब बल्ब्स को हमने एक सीरीज़ में जोड़ा हुआ है, एंड टू एंड एक दूसरे के साथ में जोड़ा हुआ है, एंड दे ऑल कैन बी ऑपरेटेड बाय अ सिंगल स्विच। हाँ, समझो 100 ऑफ और मे बी थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स आर देयर, छोटे छोटे बल्ब हैं, उनको हमने अलग अलग तरह से डेकोरेट किया हुआ है आपके घर के ऊपर, और दिन भर आपने बड़ा मेहनत करी, शाम को आप वो एक बटन ऑन करोगे सारा एक साथ जल जाएगा। यही फ़ायदा दिख रहा है, और क्या फ़ायदा है? हाँ, ये फ़ायदा दिख रहा है। हाँ, और तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। नुकसान दिखता है, वो तो नुकसान बताता हूँ अभी, लेकिन ये फ़ायदा है कि आप बहुत सारे अप्लायंसेस को सिंगल स्विच से ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं होती, अगर आपने उनको पैरेलल से जोड़ा हुआ होता तो मे बी ऐसा होता कि आपको हर बल्ब के लिए अलग स्विच यूज़ करना पड़ता। क्या ऐसा वायबल है? ऐसा पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल तो है, लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। आपकी मम्मी कह रही है कि अरे जला, तूने इतनी डेकोरेशन करी है, और आप कह रहे हो हाँ जी ऑन कर रहा हूँ, कटर 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 सबको ऑन कर रहे हो आप। हाँ, तो कितना स्टूपिड लगेगा, है ना। तो फिर इसके लिए हमको यहाँ पे ये फ़ायदा दिखता है, लेकिन बड़ा नुकसान, ये फ़ायदा तो छोटा है, नुकसान इसके बड़े हैं। क्या नुकसान बड़ा है? सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द वोल्टेज, वो इन अप्लायंसेस को, जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है, जितना वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड कर रही है उतना वोल्टेज किसी भी रजिस्टर को नहीं मिल रहा। हाँ, द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस इज सब डिवाइडेड इनटू एज मैनी पार्ट्स एज द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी अगर एक 6 वोल्ट की बैटरी है और 2 रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं उस सर्किट के साथ, तो 6 वोल्ट के 2 टुकड़े, 2 पार्ट्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर्स। हमने कल भी बात की थी कि वो 2 पार्ट्स हो जाएंगे। हो सकता है एक 1 वोल्ट का हो जाए, एक 5 वोल्ट का हो जाए, एक 2 वोल्ट का हो जाए, एक 4 वोल्ट का हो जाए। दोनों का सम तो 6 वोल्ट रहेगा, लेकिन किसी भी एक इंडिविजुअल रजिस्टर को 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की इंपॉर्टेंस अगर आप अब तक नहीं समझे हो तो आप समझ लो कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उतना ही ज़्यादा करंट होगा, है ना। तो अगर उसे ज़्यादा करंट की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। मोर वर्क इट रिक्वायर्स टू बी डन टू मूव द चार्ज अक्रॉस इट। तो ऐसी कंडीशन में जब उसको ज़्यादा चार्ज चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए, ज़्यादा V चाहिए उसको, हाँ, उसको पोटेंशियल डिफरेंस जब ज़्यादा चाहिए तो फिर उसको मैक्सिमम मिलता तो अच्छा रहता। 6 वोल्ट चाहिए और 6 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो वो प्रॉपर्ली काम करेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ, तो इसलिए ये एक बड़ा नुकसान है।
हाँ, और इसका नुकसान हमको दूसरे फॉर्म में क्या दिखाई देता है, अभी अभी हमने बात की कि इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ करंट मिनिमम होती है। मिनिमम करंट अवेलेबिलिटी या वोल्टेज का सब डिवाइडेड होना एक दूसरे से रिलेटेड बातें हैं, क्योंकि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा ओम्स लॉ कहता है। यानी अगर V कम रहेगा तो I भी कम रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब इसमें हम मल्टीपल अप्लायंसेस को सीरीज़ में कंबाइन नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हो कि जी दिवाली की डेकोरेशन में तो आप कह रहे थे कि बहुत सारे बल्ब यूज़ करते हैं, तो वो बल्ब बहुत छोटे छोटे थे, वो आपके टीवी जितने बड़े नहीं थे, वो छोटे छोटे बल्ब थे। उन छोटे छोटे बल्ब्स को बहुत कम करंट की ज़रूरत थी, उन्होंने चला लिया काम अपना। हाँ, बिकॉज दे रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी लेस करंट, दैट इज़ वाई सब डिवाइडेड वोल्टेज वॉज ओके विद देम। लेकिन आपके जो नॉर्मल अप्लायंसेज हैं, आपका जो नॉर्मल बल्ब है, आपका नॉर्मल फ़ैन है, आपका एसी है, इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। आप अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इन सबको जोड़ दोगे तो आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर, कितना है? इंडिया में डोमेस्टिक वोल्टेज कितना होता है? डोमेस्टिक सप्लाई के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, 220 टू 240 वोल्ट की रेंज हो सकती है। 220 वोल्ट जनरली इज द वोल्टेज प्रोवाइडेड टू इंडियन हाउस होल्ड। ये वोल्टेज अगर ऑल द अप्लायंसेस, आपके बल्ब्स, आपके फैंस, आपके एसी, आपके टीवी, आपके रेफ्रिजरेटर, आपके एवरीथिंग अगर सीरीज़ में कंबाइन कर दिया जाए, जैसा कि हमने इस सर्किट में किया था, तो क्या होगा? Your 220 volt will get subdivided into, if you have 100 appliances, it will get subdivided into 100 parts. किसी को 2 वोल्ट मिल रहा है, किसी को 10 वोल्ट मिल रहा है, किसी को 5 वोल्ट मिल रहा है, सबको अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है। अगर मान लो आपके पास में केवल 10 अप्लायंसेस भी हैं, आप बोलो कि नहीं जी हमारे पास 100 नहीं, हमारे पास तो 10 ही है, चलो 10 भी हैं, तो अगर आपके पास 10 अप्लायंसेस हैं और सबका रेजिस्टेंस भी बराबर बराबर है, तो योर V1, V2, V3, V4, V5, V6 इन सब का सम जो है 10 अप्लायंसेस का वो 220 रहेगा। हाँ, टोटल V 220 वोल्ट रहेगा। मतलब एक सिंगल अप्लायंसेस का को जो वोल्टेज अवेलेबल होगा वो 22 वोल्ट होगा, 22 वोल्ट केवल। और अप्लायंसेस आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। तो इंडिया में जो अप्लायंसेस बनते हैं वो 220 वोल्ट वोल्टेज पर या पोटेंशियल डिफरेंस पर काम करने के लिए बने होते हैं। हाँ, इंडिया में क्योंकि ये वोल्टेज मिलता है 220 वोल्ट, तो आपके सब अप्लायंसेस जो हैं वो उनको 220 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए काम करने के लिए। आपने पेंसिल सेल देखा है? सबने देखा होगा, जो रिमोट कंट्रोल में लगता है, उस पर पढ़ो कितना वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वो भी एक सेल है ना, उस सेल पे देखो कि वो कितना वोल्ट है, उस पर वोल्टेज कितना लिखा होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, उस पर लिखा होगा 1.5 वोल्ट, ओनली 1.5 वोल्ट। क्या उस 1.5 वोल्ट से आप टीवी चला सकते हो? आपका रिमोट नहीं चलता अकेले से, तो उसमें भी किसी में 2 किसी में 4 लगाने पड़ते हैं। हाँ, और वो भी थोड़े टाइम बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। टीवी छोड़ो, आप एक छोटा सा बल्ब भी नहीं जला पाते उससे, आपका एक नॉर्मल बल्ब नहीं जला सकते, आप फैन नहीं चला सकते। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय दिस स्मॉल सेल इज़ वेरी लेस। 1.5 वोल्ट का वोल्टेज इस फैन के काम करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। वाई? या टीवी के काम करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अप्लायंसेस जो हैं ये 220 वोल्ट का वोल्टेज मांगते हैं। दे रिक्वायर 220 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस टू वर्क प्रॉपरली। हाँ, तो बताओ, जो अप्लायंस 220 वोल्ट पे काम करने के लिए बना है वो 22 वोल्ट पे काम कर लेगा क्या एफिशिएंटली? नहीं कर पाएगा। कभी कभी आपका एक्सपीरियंस होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि लो वोल्टेज आने लगता है घर में। हाँ,
जब लो वोल्टेज आता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी जो ट्यूब लाइट्स होती हैं वो ऐसा डिस्को लाइट बन जाती हैं, हाँ, बार बार वो जलने बुझने लगती है ना। जो आपका फ़ैन होता है वो धीरे चलने लगता है, उसमें से कुछ आवाज़ आने लगती है, आपको पता चल जाता है कि ये तकलीफ़ में है बेचारा, हाँ, एनर्जी कम मिल रही है, इसको चल नहीं पा रहा ठीक से, हाँ। या फिर आपका जो फिलामेंट वाला बल्ब अगर है आपके पास में तो वो बिल्कुल डिम हो जाता है, अगरबत्ती जैसा जलने लगता है, हाँ। तो इसका मतलब ये सब ज़्यादा वोल्टेज मांगते थे, लो वोल्टेज मिल रहा है। ये लो वोल्टेज इतना लो नहीं है कि 22 वोल्ट, 220 वोल्ट लो वोल्टेज है, 190 हो गया होगा, 200 हो गया होगा, कम हो गया कुछ, जितना रिक्वायर्ड था उतना नहीं मिला, तो वोल्टेज डाउन है, कम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो कम एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हैं। अप्लायंसेस आर वर्किंग विद लेस एफिशिएंसी। When appliances are working with less efficiency, then maybe they are of no use, हाँ, और they are of limited use। लेकिन इस कंडीशन में तो they will not work at all। जो 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट वाला अप्लायंस 22 वोल्ट पे काम कर ही नहीं सकता। और हमने तो कंडीशन ली है कि आपके पास केवल 10 अप्लायंस हैं। आप अभी काउंट करना शुरू करो, आप जहाँ बैठे हुए हो, अभी जहाँ बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके आसपास आपके 10 अप्लायंसेस तो आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे। और आप अपने पूरे घर में गिन लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे अप्लायंसेस को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया तो अवेलेबल वोल्टेज इन इंडियन हाउस होल्ड क्योंकि केवल 220 वोल्ट है, एंड इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन द वोल्टेज गेट्स सब डिवाइडेड इनटू एज मैनी पार्ट्स एज द रजिस्टर्स और अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सबको, हर किसी अप्लायंस को, हर किसी रजिस्टर को अवेलेबल वोल्टेज, अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, एंड दे विल नॉट वर्क। बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन चलो मान लो, अज्यूम करते हैं, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन अपन अज्यूम करते हैं कि ये 10 अप्लायंसेस को हमने कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली कि वोल्टेज सब डिवाइडेड होकर के भी सबको 220 वोल्ट ही मिले। मैं क्या बोल रहा हूँ, अज्यूम कर लो, ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, लेकिन अज्यूम कर लो। कैसे कि आपकी है कोई सेटिंग और आपने 22,000 वोल्ट अपने घर में ले लिया कि यार मेरे को दिलवा दो, है ना, आपके कुछ जान पहचान के लोग हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, और आपके पास 100 अप्लायंसेज हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली हम मान लेते हैं 100 है, छोटे बड़े सब मिला के, तो हर अप्लायंस को 220 वोल्ट मिल रहा है। तो ठीक है, सब अप्लायंस जो है वो अपना अपना काम करने लग जाएंगे। अब क्या प्रॉब्लम है, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, हाँ, कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में 100 अप्लायंसेस लगे हुए हैं, हाँ, ये तो हमने 2 ही दिखा रखे हैं, अगर 100 ऐसा R1 R2 R3 R4 R5 ऐसा करते करते R100 तक लगे हुए हैं, बीच में से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक अगर डिसरप्ट हो जाता है, टूट जाता है ना, जैसे ये फ्यूज़ हो गया, एक बल्ब था ये फ्यूज़ हो गया, तो आपके पूरे घर की लाइट चली जाएगी। क्यों? बिकॉज रास्ता तो एक ही था, वो रास्ता बीच में से डिसरप्ट हो गया। अब ये आपका क्लोज सर्किट नहीं रहा, दिस इज लाइक स्विचिंग ऑफ द मेन सप्लाई। हाँ, हमने कहा था कि सर्किट जो है वो क्या है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच चार्ज में फ्लो। तो इफ इट इज नॉट क्लोज, इफ इट इज ओपन, देन करंट विल नॉट फ्लो। अगर एक बल्ब में से भी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो फिर पूरे सर्किट में करंट नहीं जा पाएगा, किसी काम का नहीं है ऐसा सर्किट। हाँ, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचो कि आपका समझो 2 फ्लोर का घर है, उसमें आपके 5 रूम्स हैं छोटे बड़े। अब आपको ये पता है सारे अप्लायंस एकदम बंद हो गए, लाइट चली गई, अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि ख़राब कौन सा है। बल्ब में तो फिर भी फिलामेंट वाले बल्ब में अगर फ्यूज़ होता है तो फिलामेंट टूटा हुआ दिख जाता है, लेकिन अगर आपका टीवी ख़राब हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा, फ़ैन ख़राब हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा।
तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक दिवाली वाली जो सीरीज़ ऑफ बल्ब्स की हम बात कर रहे हैं उसमें हमारा एक्सपीरियंस है कि एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो पूरी सीरीज़ बंद हो जाती है और फिर उसमें हमको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा वाला ख़राब है। इसमें हमारा टाइम बर्बाद होता है। फिर जब हमको वो मिल जाता है तो हम उस ख़राब वाले को हटा करके जब उसको वापस से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर सारे जलने लग जाते हैं। यानी 25 थे, 25 में से एक ख़राब हो गया तो 24 बचे हुए जलेंगे। या तो उसकी जगह दूसरा बल्ब लगा दो और या फिर उसको हटा करके जोड़ दो। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, और एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी है कि अगर वाकई आपने 22,000 वोल्टेज अपने घर में 100 अप्लायंसेस के लिए ले लिया और आप उसको स्विच ऑन करोगे तो ऑल द अप्लायंसेस हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली। सब एक साथ चलेंगे तभी सब चलेंगे। यानी आपको केवल फैन चलाना है तो भी आपको टीवी भी चलाना पड़ेगा, फ्रिज भी चलाना पड़ेगा, लाइट भी जलाना पड़ेगी। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बड़ी बेवकूफ़ाना बात लगती है कि हम सारे अप्लायंसेस एक साथ चलाएं तभी चलेंगे। तो इसका मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन का डोमेस्टिक सर्किट में यूज़ इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दो बड़े बड़े रीज़न हमारे सामने आए। एक तो हर अप्लायंस को एडिक्वेट वोल्टेज नहीं मिल पाता और दूसरा सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स है। एक भी अप्लायंस ख़राब हो जाता है तो पूरे लाइन का, पूरे सर्किट का करंट फ्लो डिसरप्ट हो जाता है। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में ये पता चल गया आपको कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है और इसमें करंट मिनिमम मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कि हमने कल देखा था कि यही दो रजिस्टर्स R1 एंड R2 एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हों। पैरेलल लगे हुए हैं। मैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए मैंने ऐसा बना दिया। पैरेलल लगाने का मतलब हम ऐसे भी देख सकते हो आप इसको कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख दिया A। यहाँ से ये एक हमारा रजिस्टर निकला है, इसका नाम हमने रखा है R1 और यहाँ पे एक पॉइंट है B। इस पॉइंट A और B के बीच में दो रजिस्टर्स इस तरह से कंबाइंड है। हाँ, ये दो भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं। हम फिलहाल दो लेकर के बात कर रहे हैं समझने के लिए। तो दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये R1, ये R2 एंड दे आर कनेक्टेड टू A एंड B, टू कॉमन पॉइंट्स। तो अगर हम इसका सर्किट बनाएं वैसा ही छोटा सा, तो यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं ऐसे, जैसे सीरीज़ में लगाई थी। एक स्विच लगा लेते हैं और ये हमारा सर्किट हो गया पूरा। हाँ, स्विच ऑन होगा, करंट जाएगा ऐसे ऐसे। दिस इज करंट I विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। यहाँ पे जब करंट I आएगा तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक ये और एक ये। वो दोनों में से किस पे जाएगा? वो दोनों पे जाएगा। हाँ, थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस बड़ा है तो यहाँ कम जाएगा, ये रेजिस्टेंस बड़ा है तो यहाँ कम जाएगा। जो रेजिस्टेंस छोटा होगा वो ज़्यादा करंट को आने देगा, जो रेजिस्टेंस छोटा होगा उस तरफ ज़्यादा करंट जाएगा, जो रेजिस्टेंस छोटा बड़ा होगा उस तरफ कम करंट जाएगा। हाँ, तो यहाँ जो करंट गया उसका नाम रख दिया हमने I1, यहाँ पे जो करंट गया उसका नाम रख दिया हमने I2। यहाँ पे जा रहा है I1, यहाँ पे जा रहा है I2। ये I2 और I1 B पॉइंट पर फिर से रिकनेक्ट हो गए, फिर से आपस में मिल गए और मिल करके फिर I बन गए, मिल करके फिर I बन गए और ये I करंट का फ्लो इस सर्किट में हो गया। सिंपल बात है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात तो करी नहीं मैंने, बिल्कुल सिंपल बात है, आपको समझ में आ गई होगी। हम कह सकते हैं कि टोटल करंट इन दिस सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक, जहाँ तक बात है वोल्टेज की विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी,
द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा था कि दो पॉइंट्स के बीच में होता है। ये एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ये भी और ये भी, R1 और R2 दोनों कॉमन पॉइंट्स ए और बी पर कनेक्टेड हैं। हाँ, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो R1 के दो एंड्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा, और R2 के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी V ही होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू टू कॉमन पॉइंट्स। तो उन दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 और R2 दोनों के एंड्स के बीच में होगा। तो इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे करंट कॉमन था, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज कॉमन होता है। ये तो फायदे वाली बात दिख रही है कि अगर ये बैटरी 6 वोल्ट की है, यानी कि इट प्रोवाइड 6 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 6 वोल्ट ऑफ वोल्टेज, देन बोथ द अप्लायंसेस और बोथ द रजिस्टर्स विल हैव 6 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को बराबर वोल्टेज मिलेगा, इसे भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसे भी 6 वोल्ट। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसे भी 12 वोल्ट मिलेगा, इसे भी 12 वोल्ट मिलेगा। ये अगर आपके घर का डोमेस्टिक सर्किट है और 220 वोल्ट अवेलेबल है तो इसे भी 220 वोल्ट मिलेगा, इसे भी 220 वोल्ट मिलेगा। अच्छी बात है कि नहीं, बोलो? अच्छी बात है। यहाँ भी जब रजिस्टर्स को कंबाइन कर दिया जाता है, हाँ, रजिस्टर्स को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर दिया जाता है तो इनका भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और उसको हमें कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए। तो हमने कहा कि जी V तो कॉमन है, बट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इफ टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। तो हम ओम्स लॉ से कहते हैं I इक्वल टू, जब V इक्वल टू IR है तो I इक्वल टू V अपॉन R होगा। तो I की जगह हम लिख देते हैं V अपॉन R, यहाँ पे लिखते हैं P, जैसे वहाँ लिखा था RS, यहाँ लिखते हैं RP, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहाँ बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन RS को, यहाँ बोल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन V अपॉन RP, दैट इज इक्वल टू I1 की जगह लिख दें, V तो कॉमन है, V अपॉन R1, और I2 की जगह V तो कॉमन है, V अपॉन R2। ठीक है जी। तो V अपॉन RP कैन ऑल्सो बी सेड एज, यहाँ पे V कॉमन ले लें अगर, तो मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में V अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और फिर इस V से V अगर कैंसिल कर दें तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर दो ही रजिस्टर्स का सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 अपॉन RP इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे LCM लूँ तो ये R1 इंटू R2 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर ये यहाँ पे R2, यहाँ पे R1 आ जाएगा, जिसको हम R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 लिख सकते हैं। याद रखना ये चीज़ केवल दो रजिस्टर्स होंगे तब ही एप्लीकेबल है। एक शॉर्टकट फॉर्मूला मिल जाता है हमको, ये 1 अपॉन RP का वैल्यू है तो RP ऊपर ले जाएंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, RP इक्वल टू R1 इंटू R2 या R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कैसे? अगर मान लो वही जो पहले वाला केस था, हम कह रहे हैं कि R1 इज गिवन
2 ओम, R2 इज गिवन 4 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये है, हम इससे कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 की जगह लिख दिया 2 प्लस 1/R2 की जगह लिख दिया 4। तो 4 एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3/4 इज वैल्यू ऑफ 1/RP। तो RP कितना होगा, RP इज 4/3 ओम। और सिंप्लीफाई करें, 3 1 3 एंड देन 3 तो 1.33 ओम ये वैल्यू आता है। इसको इस फॉर्मूला में डाल दें RP निकालने के लिए, R1 इंटू R2 2 इंटू 4, R1 प्लस R2 2 प्लस 4, 8/6 भी तो 4/3 ही होता है, मतलब 1.33 ओम। हाँ, तो आपका ये फॉर्मूला तो हर जगह काम आएगा। कैसे काम आएगा कि अगर आपके पास आपके इस सर्किट में जहाँ पे आपने 2 रजिस्टर्स दिखाए हुए हैं, मल्टीपल रजिस्टर्स हों, यहाँ पे एक और ऐड हो गया हो, 3 हो गए, R1 R2 R3, या और ऐड कर लो, R4 भी कर लिया आपने, इधर एक R5 भी कर लिया, मल्टीपल कर दिया आपने, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, सबको कॉमन भी मिलेगा। और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होगा वो क्या निकलेगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/RN। जितने जोड़ोगे उतने जुड़ जाएंगे, सबको वोल्टेज बराबर मिलेगा और सबको करंट अपने अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से सप्लाई हो जाएगा। वोल्टेज अगर कॉमन है तो करंट अपने अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से I इक्वल टू V/R के हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मिनिमम फॉर द कॉम्बिनेशन and it is always smaller as compared to the smallest resistance combined in the circuit। जैसे आपने यहाँ देखा 2 and 4 दो रेजिस्टेंस आपने कंबाइन किए, 2 वाला छोटा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 से भी छोटा आया, 1.33 इज लेसर देन 2। एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो 5 रजिस्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, एक ऐसा जोड़ दिया हमने, एक ऐसा जोड़ दिया, एक ऐसा जोड़ दिया, एक ऐसा जोड़ दिया और एक और ऐसे जोड़ दिया, ये 5 जोड़ दिए। हाँ, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 5 और ये है 3। 2 3 4 5 6 इनको आपस में पैरेलल जोड़ा हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू 2 से भी छोटा आएगा। सबसे छोटा इन पांचों में 2 ओम है, तो 2 ओम से भी छोटा आएगा। कैलकुलेट करके देख लो, 1/2 मैं क्या लिखूँगा फार्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। 5 है ना, तो ऐसे लिखूँगा। तो मैं इनकी जगह R1 R2 की जगह में लिख देता हूँ, समझो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। हाँ, ऐसा। तो इनका जो LCM निकलेगा 30 निकल जाएगा। 15 10 30 नहीं, 4 है ये, ओके 30 नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, 36 नहीं निकलेगा, 40 निकल जाएगा, 40 भी नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, इसको तो हटा दूँ मैं,
और क्या निकल सकता है, 60 निकल जाएगा, चलो 60 निकल गया, तो इसको भी हटा दें। यहाँ पे लिख दें 30, 20, 15, 12 एंड 10। अब इन सबको, ये किसका वैल्यू है, 1/RP का, ध्यान रखना है ना, RP डिनोमिनेटर में रहता है, तो इन 1/RP इस सब का सम कर दो, 50, 60, 70, 75 प्लस 10, 85 प्लस 2, 87, 87/60, यानी RP का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 60/87। जो भी इसका वैल्यू आएगा 87 इन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द नंबर विच इज इन न्यूमरेटर। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू लेस देन 1 है, जो लेस देन 1 है वो लेस देन 2 भी होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा मिनिमम होता है, और वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा होता है। अगर अलग अलग रेजिस्टेंसेस आपस में कंबाइंड है तो सारे सेम हैं तब तो ठीक है, कम ही होगा, लेकिन अगर सबसे छोटा, जैसा हमने अभी देखा कि मल्टीपल खूब सारे जोड़े हैं आपने और 2 सबसे छोटा था, तो 2 से भी छोटा वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आया। हमने तो रैंडमली कोई भी 5 वैल्यू ली थी। तो इससे क्या फ़ायदा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओवरऑल अगर कम है तो करंट की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। दूसरी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि ऑल द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलवेज हैव इक्वल वोल्टेज, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंसेस। दैट मीन्स इन अ डोमेस्टिक सर्किट वी कैन यूज इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमारे डोमेस्टिक सर्किट में आपके कितने भी अप्लायंसेस हों, अगर ये पैरेलल में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो ऑल द अप्लायंसेस आर इंटाइटल्ड विद अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। सबको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा एक बराबर, चाहे वो एक बहुत छोटा सा 40 वाट का बल्ब हो, चाहे वो एक 2500 वाट का AC हो, चाहे वो 1000 वाट का अवन हो, आपको सबको एक बराबर वोल्टेज मिलता रहेगा। हाँ, सबका अपना अपना अलग अलग, सब अलग अलग रजिस्टर्स हैं ना। अभी हम यही बात ऐसे ही सीखेंगे कि सब अलग अलग रजिस्टर्स हैं, मतलब सबके रजिस्टेंसेस अलग अलग हैं। हाँ, बल्ब का R1 है, फैन का R2 है। हाँ, बल्ब और फैन और ये सब आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो सबको 220 वोल्ट मिलेगा। हाँ, और रेजिस्टेंस जो भी होगा उसके हिसाब से करंट ले लेंगे। हाँ, किसी का रेजिस्टेंस 1000 ओम है, हाँ, तो वो उसके हिसाब से 220/1000 I इक्वल टू V/R। तो V तो सबके लिए कॉमन रहेगा 220, R जिसका 1000 है, 1000 ओम है, वो बहुत थोड़ा सा करंट चाहिए उसको, 0.22 एम्पियर। जिसका किसी का समझो रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है तो उसको 2.2 एम्पियर करंट चाहिए। किसी का रेजिस्टेंस 10 ओम है, हाँ, यानी 220/10, तो उसको 22 एम्पियर करंट चाहिए। हाँ, तो सबको अलग अलग करंट चाहिए, सब सोर्स से अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करंट ले लेंगे और फिर सब अपना अपना काम एफिशिएंटली कर पाएंगे इफ़ द सोर्स इज प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट वोल्टेज। तो सीरीज और पैरेलल दो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन आपने देखे हैं और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम न्यूमेरिकल सीखेंगे। हाँ, इन द नेक्स्ट क्लास हम ये सीखेंगे कि हाउ डू वी अप्लाई दीज कॉम्बिनेशंस प्रैक्टिकली।
पहले तो हम देखेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैसे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, और फिर उनके आपस में कॉम्बिनेशंस किस तरह के हो सकते हैं। आप आज एक काम करें, आप अपनी बुक देखें, इसमें आपको दिखेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। जैसे आपको दिख रहा है एग्जाम्पल 12.7। इस 12.7 में ये अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको, सिंपल क्वेश्चंस हैं सब, इसको आप बिना इसका सॉल्यूशन देखे अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होता तो कोई बात नहीं, है ना। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कोशिश करो अपने आप करने की। कल मैं करवाऊंगा सब, हम शुरुआत यहीं से करेंगे न्यूमेरिकल्स का। किसी के भी दिल में अगर 9th क्लास के एक्सपीरियंस के बाद में डर बैठ गया है तो इलेक्ट्रिसिटी में हम सारा निकाल देंगे बिल्कुल आराम से। हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं खूब सारे, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतना डर लगना कम हो जाएगा। प्रैक्टिस ज़्यादा करो, लेकिन ये नहीं कि मैं करवाता जा रहा हूँ आप कुछ नहीं कर रहे, आप उसको केवल एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की तरह से देख रहे हो। आपको खुद करना है। तो जब भी मैं कोई भी, ये तो चलो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं आपके सामने हैं, आप अच्छा रहेगा इसकी सॉल्यूशन देखे बिना करें। लेकिन अगर आप फ्यूचर में कोई भी, मैं जैसे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा वर्कशीट्स में से करवाऊंगा या कहीं और से करवाऊंगा, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा पॉज करके खुद सॉल्व करो। यानी वो वीडियो देखने आप जब भी बैठो तो पेपर पेन लेके बैठो। जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन समझ लो, गिवन लिख लो पॉज करके, फिर उसे सॉल्व करने के बाद ही आपने प्ले करना है उसको। चेक करो कि आप आंसर ला पा रहे हो कि नहीं। इस तरह से करोगे तो आप वीडियो देखने के साथ साथ इसमें एकदम एफिशिएंट हो जाओगे। आपको अच्छे से ये करना आ जाएगा। आपको अगर इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। और एक रिकॉर्डेड लिंक का यही फ़ायदा होता है कि आप उसे जहाँ मर्जी रोक सकते हो। हाँ, वहीं के वहीं पॉज करो, जितनी बार चाहे देख सकते हो, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो। हाँ, और सबसे अच्छा फ़ायदा तो न्यूमेरिकल्स में होता है। मैथमेटिक्स में तो पूरा न्यूमेरिकल है। आपको फ़ायदा हो रहा होगा कि मैम जो भी आपको सॉल्व करवाती हैं आप वहीं पे पॉज करके और पहले खुद सॉल्व करके देख सकते हो, और उसके बाद यानी कि अगर मैम ने 6 क्वेश्चंस भी करवाए तो 6 के 6 क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हो सेम डे। ज़रूरी नहीं है कि 45-50 मिनट की क्लास जो होती है वो उतने ही टाइम में ख़त्म हो। आप उसे चलाओ आगे तक। जब तक आप अपने पेन से खुद ना कर लो तब तक उस लिंक को देखते रहो। तो आपकी प्रैक्टिस अगर बढ़ेगी तो आपकी एक्सपर्टीज़ उसमें बढ़ेगी। ये बिल्कुल मानी हुई बात है। तो रजिस्टर्स इन पैरेलल आज हमने पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि किस तरह से ये इसका फार्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला जाता है। इसमें कई सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं। हाँ, 2-3 तो दिख ही रहे हैं, और उसके अलावा ये भी कई सारे 4-5 हमको दिख रहे हैं। ये सब हम करेंगे। आप अगर अपने आप करने की कोशिश कर लोगे घर पे तो आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। कल की क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि आप आगे आगे चल रहे हो। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।